चुड़ैल। एक शहर था। उस शहर में एक अंधी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखें गायब थी। उसे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ छिपे हो। मैं देख नहीं सकती, इसका फायदा उठाते हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। छिपे हुए लोग चुड़ैल अपनी ओर आते देख सांस रोक लेते हैं, कांपने लगते हैं, भागते हैं। कोई जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। चुड़ैल का पैर उस पर गिरता है। वो उसे पकड़ने जाती है। वो भागने लगता है। मुझसे होशियारी? लेकिन मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। चुड़ैल भागते हुए आदमी की ओर हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ बढ़ने लगता है। आदमी हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। बड़े मिलखा बन रहे थे, अब भाग के दिखा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? पहले तो मैं तुम्हारी आंखें नोच कर अपने आप को लगा लूंगी, फिर तुम्हें ले जाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी की दोनों आंखें नोच लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। चुड़ैल वो आंखें अपने आप को लगा लेती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। चल, अब मेरे भोजन का समय हो गया। चल चल, घर चल। चुड़ैल आदमी को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाती है और उसे खा जाती है। चुड़ैल आंखें लगाकर देख तो पाती थी, लेकिन एक दिक्कत थी। उसकी लगाई आंखें सिर्फ 24 घंटों तक ही काम करती थी। 24 घंटों बाद आंखें खराब हो जाती और चुड़ैल फिर से अंधी हो जाती थी। फिर क्या था, अंधी चुड़ैल फिर मार्केट जाती और किसी आदमी की आंख नोचकर फिर से नई आंखें लगा लेती। फिर पूरे मार्केट में चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और दुकानदार मार्केट बंद करने का निर्णय लेता है। भाइयों, वो अंधी चुड़ैल रोज आ रही है और किसी ना किसी को उठा के ले जाती है। डर के मारे कस्टमर्स भी मार्केट में नहीं आ रहे। क्या किया जाए? जब तक चुड़ैल का कोई इलाज नहीं होता, हमें मार्केट बंद करना होगा। हाँ, हमें मार्केट बंद करना ही होगा। इस प्रकार दुकानदार मार्केट बंद कर देते हैं और पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। रात होती है। चुड़ैल मार्केट आती है तो मार्केट में कोई भी नहीं होता। चुड़ैल बहुत ढूंढती है पर उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। लगता है मार्केट बंद करवा दिया है। अब मेरा क्या होगा? मुझे आँख और खाना कैसे मिलेगा? चलो ढूंढती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चलते चलते चुड़ैल एक हॉस्पिटल में पहुँचती है। चुड़ैल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल डॉक्टर के केबिन में आती है। डॉक्टर कांपने लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी आंखें चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ा तो मुझे आंखें कैसे मिलेंगी? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें आंखें। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ओह ठीक है, मैं रोज आऊंगी। मुझे 2 आंखें और खाने के लिए एक मरीज भी चाहिए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। डॉक्टर चुड़ैल को 2 आंखें देता है और चुड़ैल एक मरीज पीठ पर उठाकर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज डॉक्टर के पास आती। डॉक्टर किसी मरीज की आंखें निकाल कर चुड़ैल को लगा देता और मरीज चुड़ैल को सौंप देता। एक दिन डॉक्टर का साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं मृत्यु के बाद अपनी आंखें हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम अपनी आंखें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दान करो। क्या बात है डॉक्टर, परेशान लग रहे हो?
डॉक्टर साइंटिस्ट को चुड़ैल के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो डॉक्टर, मैं चुड़ैल के लिए ऐसी आंखें बनाऊंगा कि वो देखती रह जाएगी। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुड़ैल के लिए आंखें बनवाता है और आंखें लेकर डॉक्टर के पास आता है। ये लो डॉक्टर, ये आंखें चुड़ैल को लगवा देना। ये कैसी आंखें हैं? ये आर्टिफिशियल आंखें हैं। इसमें कैमरा है जिसकी वजह से चुड़ैल देख पाएगी। इसमें एक और खास बात है। खास बात? वह क्या है? इन आंखों में मैंने माइक्रो बम फिट करवा दिया है जिसका रिमोट मेरे पास है। तभी चुड़ैल आती है। साइंटिस्ट छिप जाता है। डॉक्टर, आंखें तैयार हैं कि नहीं? तैयार है, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट जाती है। डॉक्टर साइंटिस्ट की दी हुई आंखें चुड़ैल को लगाता है। ये कैसी आंखें हैं डॉक्टर? बड़ी तेज रोशनी है इसमें। वो एक छोटे बच्चे की आंखें, इसलिए ज्यादा तेज है। ठीक है, चलती हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल चली गई है साइंटिस्ट, बाहर आ जाओ। साइंटिस्ट बाहर आता है। फिर डॉक्टर और साइंटिस्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। अब हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। चुड़ैल की आंखों में टिम टिम आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये टिक टिक आवाज कैसी? तभी बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल के चीथड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट की होशियारी से चुड़ैल मर जाती है और सारा शहर चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले एक गांव होता था। उस गांव में बहुत कम लड़कियां थी, जिस वजह से उस गांव के बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी और वो सभी कुंवारे थे। एक दिन उस गांव के एक लड़के मंगल ने तय किया कि वो दूसरे गांव जाएगा और वहां से किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी करेगा। माँ, मैं दूसरे गांव से जल्द ही आपके लिए सुंदर सी बहू लेकर आऊंगा। मंगल दूसरे गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अगर मैं पक्के रास्ते से जाऊंगा तो दूसरे गांव पहुंचने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, और अगर मैं जंगल के रास्ते गया तो मैं एक ही दिन में दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल के रास्ते से चल दिया। मैं उस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। वो ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की भागती हुई उसके सामने आई। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम मंजू है, मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। मंगल मंजू को साथ लेकर वहीं पेड़ के पीछे छिप गया। वो लोग वहाँ आए और कुछ देर ढूंढने के बाद वहाँ से चले गए। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। वो लोग मुझे शहर से उठा कर लाए थे और मुझे जलाकर मेरी बलि देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है और मैं पास ही के गांव में शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर मंगल कुछ सोचकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और वो मंजू को लेकर अपने घर लौट आया। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और फिर बड़ी धूमधाम से मंगल और मंजू की शादी हो गई। शादी के अगले ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए नैनीताल चले गए। सारा दिन घूमने के बाद वो दोनों बहुत थक गए। मंगल ने मंजू से कहा, तुम होटल जाकर आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। मंजू मान गई। वो होटल लौट आई और मंगल बाजार चला गया। कुछ समय बाद मंगल होटल में आया, लेकिन जैसे ही वो होटल के कमरे में आया वो हैरान रह गया। मंजू खुले बालों के साथ शीशे के सामने बैठी थी और शीशे में उसका चुड़ैल वाला भयानक रूप दिखाई दे रहा था। तुम चुड़ैल हो? चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया तो अब मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं है।
ध्यान से देखो। मैं चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मंजू नहीं, मंजूलिका है। मंजूलिका चुड़ैल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस दिन वो लोग मुझे जलाकर मारने वाले थे, तभी मैंने तुम्हें देखा और तुमसे मदद मांगी। और फिर जब तुमने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा तो उन लोगों से बचने के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन तुम चुड़ैल हो, मैं एक चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता हूँ? हमारी शादी हो चुकी है, अब तो बस हनीमून बाकी है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हनीमून नहीं मना सकता। हनीमून तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मेरे साथ हनीमून मनाना है या फिर मरना है? ये मैं कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो मैं गांव के बाकी लड़कों की तरह कुंवारा ही रहता। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल ने उससे पूछा, तो तुमने क्या सोचा, मरना है या हनीमून मनाना है? मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। मंगल उसे होटल से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और उससे बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल ने आंखें बंद की, मंगल ने पेट्रोल की कैन उस पर पलट दी, एक माचिस की तीली जलाकर चुड़ैल पर फेंक दी और चुड़ैल आग में जलने लगी। ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम्हें मार दिया। पर तुम्हें कैसे पता था कि जलने से मेरी मौत होगी? कल रात तुमने ही मुझे बताया था कि जंगल में उस दिन वो लोग तुम्हें जलाकर मारने वाले थे। बस मैं समझ गया कि तुम्हें जलाकर मारा जा सकता है। इस तरह मंगल ने चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया और चुड़ैल के हनीमून का अंत हो गया। रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिला बहन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकी बेन का टॉर्चर सह न पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकी बेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकी बेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ, तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, आप बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ।
मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकी बेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़े का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम धोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकी बेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकी बेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकी बेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तू यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी, रुक। रहम दिख रहा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए हो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा, मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही 2 रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी, बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा?
बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा, जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा, चप चप करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी, इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए। भूतिया क्लासमेट। कहानी है पूना की। आयुष पूना के डी.के. पाटिल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसका 12वीं तक का पूरा एजुकेशन भी डी.के. पाटिल कॉलेज से ही हुआ था। आयुष IAS बनना चाहता था और कॉलेज की लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ता था। एक दिन आयुष ने लाइब्रेरियन से पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। शायद कोई लेके गया है। आयुष चौंक गया क्योंकि उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था। आयुष दूसरा न्यूज़पेपर उठाकर अपनी जगह बैठ गया। तभी उसका ध्यान गया कि उसके साइड में बैठा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। आयुष ने लड़के से पूछा, IAS की तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेहुल, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अरे फिर तो हम क्लासमेट्स हैं। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। 12वीं तक कहाँ थे? इसी कॉलेज में था, मैंने देखा है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इस प्रकार दोनों बातें करते गए और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों रोज दिन रात एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। एक दिन आयुष कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त नेहा और वरुण के साथ था। क्या लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करते हो? अकेले बोर नहीं होते? मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ, मेहुल भी तो रहता है। कौन मेहुल? अरे वो जो मेरे बगल में बैठता है, अपना क्लासमेट है, मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी किसी मेहुल को नहीं देखा। क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। आयुष ने मेहुल को कॉल लगाया तो मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ था। आयुष परेशान हो गया तो नेहा बोली, ठीक है बाबा, होगा कोई मेहुल। वैसे भी मेरा ध्यान मेहुल पर नहीं वरुण पर रहता है। ऐसा कहकर नेहा वरुण से लिपट गई और आयुष भी फ्री हो गया। एक रात आयुष और मेहुल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। लाइब्रेरियन को नींद आ गई और उसने आयुष से कहा, भाई आयुष, अब लाइब्रेरी तुम ही संभालो, मैं चला। तुम्हारा हो जाए तो नीचे चपरासी को ताला लगाने को बोल देना। लाइब्रेरियन चला गया और आयुष मेहुल के साथ फिर से किताब में खो गया। पढ़ते पढ़ते अचानक आयुष का ध्यान मेहुल की किताब पर पड़ा तो वो चौंक गया क्योंकि वो किताब बिल्कुल कोरी थी। आयुष ने मेहुल की किताब छीन ली और उसके पन्ने पलटे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं था। किताब पूरी कोरी है और तुम 2 महीनों से यही किताब पकड़े बैठे हो। चक्कर क्या है भाई?
ऐसा कहकर आयुष ने अपने बगल में देखा तो मेहुल वहां था ही नहीं। ये देखकर आयुष काफी डर गया। मेहुल कहाँ गायब हो गया? नेहा भी कह रही थी उसने मेहुल को कभी देखा नहीं। लाइब्रेरियन भी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुझे दे गया। वो मेहुल को भी तो दे सकता था। क्या इन लोगों ने मेहुल को कभी देखा ही नहीं? क्या मेहुल सच में नहीं है? ये किताब, ये मेहुल का गायब होना, ये सब क्या है? अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट चली गई और आयुष और ज्यादा डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लाइट का वेट करने लगा। अचानक लाइट आ गई। आयुष खुश हो गया। उसने आंखें खोली, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके बगल में मेहुल का डरावना भूत बैठा था। मेहुल, ये सब क्या है? मेहुल नहीं, मेहुल का भूत। और यह जो तू देख रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, बस तू है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद कर वह 1 साल पहले की HSC एग्जाम जिसमें तुमने एक लड़के को चीटिंग करते पकड़ा था। ये सुनकर आयुष 1 साल पीछे गया तो उसे बायोलॉजी का एग्जाम याद आया। सर, ये चीटिंग कर रहा है। ए, चल खड़ा हो जा। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। 2 मिनट के अंदर निकल जा यहाँ से, नहीं तो HSC एग्जाम से रस्टिकेट हो जाएगा। जानता है एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैंने क्या किया? तू कैसे जानेगा? तू तो एग्जाम में बिजी था। मैं बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर गया और अब तुम्हें मारने आया हूँ। देखो मेहुल, माना कि गलती मेरी है, पर तू भी तो गलत था ना। चीटिंग कर रहा था। चीटिंग गलत है। नहीं, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। ये सुनकर आयुष डर गया। क्या करने वाला है तू? मेहुल ने आयुष का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आयुष लाइब्रेरी के 5वें मंजिल से जमीन पर गिरते ही मर गया और मेहुल लाइब्रेरी की खिड़की से उसकी लाश को मुस्कुराते हुए देखता रहा। इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं। वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे। हम शहर जाएंगे, हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वहीं पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते।
ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे लाख रुपए देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है, ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। अधूरा प्यार। रश्मि कौशिक से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन कौशिक रश्मि से उतनी मोहब्बत नहीं करता था। रश्मि, माना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार चित्रा है और वो मेरे पास लौट आई है। अब मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं हमारी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहने दूंगी। इसे पूरा होना ही होगा। हमारे जीते जी न सही तो हमारे मरने के बाद। रश्मि, ये तुम क्या कर रही हो? कौशिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रश्मि ने ब्लेड निकालकर कौशिक के हाथों पर वार किया और उसकी नस काट दी। उसके तुरंत बाद उसने ब्लेड से अपनी खुद की नस भी काट ली। कौशिक का वार गहरा नहीं था, बस ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन रश्मि, वो तो जमीन पर कब की गिर गई थी। और कौशिक भी रश्मि के पास गिर गया। ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। कहानी पूना की है। कौशिक और रश्मि एक साथ कॉलेज में थे और सेकेंड ईयर से एक दूसरे को चाहने लगे थे। रश्मि कौशिक की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रश्मि के लिए कौशिक उसका पहला प्यार था, जिसे वो मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और वही हुआ। कौशिक की पहली गर्लफ्रेंड चित्रा उसके पास फिर से लौट आई और कौशिक रश्मि को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रश्मि ने तो कौशिक के साथ जीने मरने के सपने देखे थे। उसने कौशिक और खुद को
नस काटकर मारने की कोशिश की। कौशिक, कौशिक उठो, आंखें खोलो, कौशिक। कौशिक ने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था। लंबे समय बाद होश में आया था। कौशिक, मैं तुम्हारी चित्रा, अरे देखो मुझे। रश्मि कैसी है? इस पर चित्रा कुछ बोलती उससे पहले ही कौशिक के घर वाले उससे मिलने के लिए आ गए। आधी रात बीत चुकी थी। कौशिक अपने बेड पर लेटा हुआ रश्मि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसने देखा रश्मि उसके पास आ रही है। कौशिक रश्मि को देखकर खुश हो गया और बेड पर बैठ गया। सॉरी कौशिक, मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए। रश्मि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इट्स ओके रश्मि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने जो किया उसका मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अब भी बुरा नहीं लगना चाहिए। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। उसके हाथ में खून से रंगा हुआ एक ब्लेड था। ब्लेड कौशिक की तरफ बढ़ाकर रश्मि जोर जोर से हंस रही थी। रश्मि नहीं, रश्मि नहीं, प्लीज रश्मि। मेरे साथ चलो कौशिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं रश्मि, रश्मि नहीं। कौशिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चिल्लाता रहा, कौशिक, कौशिक, संभालो खुद को, रश्मि मर चुकी है। कौशिक, रश्मि मर चुकी है। कौशिक ने आंखें खोली तो सामने रश्मि नहीं चित्रा थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, रश्मि मर चुकी है कौशिक, उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका है। डरो मत कौशिक, डरो मत, संभालो खुद को। कौशिक, तुम खुद को संभालो। कौशिक रोने लगा और चित्रा के गले लग गया। ये घटना कौशिक के साथ हर रोज हो रही थी। कौशिक के अकेलेपन का फायदा उठाकर रश्मि का भूत हर रोज ब्लेड लेकर उसके पास आ रहा था और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा। कौशिक, कौशिक, मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। कौशिक, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रश्मि कुछ करती उससे पहले ही चित्रा पहुंच जाती है और फिर रश्मि का भूत गायब हो जाता है। कौशिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम है या फिर सच में मरी हुई रश्मि का कोई भूत है जो उसे मारना चाहता है। कौशिक ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले, देखिए, मेडिसिन और मानसिक थकावट की वजह से आपको वहम हो रहे हैं। लेकिन कौशिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने चित्रा को अपने पास ही रुकने को कहा तो चित्रा बोली, मैं नहीं रुक सकती कौशिक, मुझे और भी कई काम है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर वाले भी तो हैं यहाँ। और डोंट वरी, डिस्चार्ज के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। काम? ऐसे कौन से काम है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लेकिन चित्रा बिना जवाब दिए ही निकल गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन कौशिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। चित्रा ने कौशिक को कार में बिठाया और वो निकल पड़ी। कौशिक ने नोटिस किया कि कार शहर छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकली है। चित्रा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मारने के लिए। कौशिक इस पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही चित्रा हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। कौशिक समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरा भूत देख रहे हो कौशिक। मैं मर चुकी हूँ। मैं भी रश्मि की तरह तुम्हें ले जाना चाहती हूँ कौशिक। तो रश्मि वो कहाँ है? तभी पिछली सीट से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ कौशिक। कौशिक ने पीछे देखा तो पीछे रश्मि का भूत बैठा हंस रहा था। उस दिन जब रश्मि तुम्हें और अपने आप को ब्लेड मार रही थी, तब मैं वहीं पीछे छिपी तुम दोनों को देख रही थी। तुम दोनों जमीन पर गिर गए। मैंने सोचा तुम दोनों मर गए। रश्मि ने तुम्हें मारकर हासिल किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। रश्मि से तुम्हें छीनने के लिए मैंने वही ब्लेड उठाकर अपनी भी नस काट ली। लेकिन अफसोस, रश्मि और मैं तो वहीं मर गए, लेकिन तुम मरे नहीं। सिर्फ
बेहोश थे। तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया और तुम बच गए। मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन चित्रा की वजह से नाकाम रही। आखिर मुझे चित्रा के साथ एक डील करनी पड़ी। कौन सी डील? यही कि आपसी झगड़ा भुलाकर तुम्हें एक साथ मारेंगे और तुम्हारे मरने के बाद फैसला करेंगे कि किसे तुम्हारा प्यार मिलेगा और किसका प्यार मरने के बाद भी अधूरा रहेगा। ये सुनकर कौशिक के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मरना नहीं है, मत मारो मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन कौशिक ज्यादा देर चीख नहीं पाया। पहाड़ों से गुजरती हुई कार गहरी खाई में नीचे कूद गई और कार के साथ साथ कौशिक भी खत्म हो गया। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा, क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा, लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू।
मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या? हैं? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है,
इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई। ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्ची की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं। उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी, रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी। निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई। बेटा, आ गई तू। देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा, टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा, अंदर चल, तू थक गई होगी। आ, खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई।
एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी। रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी। उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर, इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे, इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं? एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई।